संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, विधिक द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। वही आपने देश की विधि, भारत का कानून, भारत का संविधान का उल्लंघन कर दिया है और हम लोग आने वाले समय में आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके कोर्ट में घसीटने वाले, बात करने वाले आप सभी जांबाज भाइयों को भी हमारी तरफ से खूब खूब जोहार, धन्यवाद। मेरी बात की शुरुआत करने से पहले उन पुरखे, उन पूर्वजों, उन बाप दादाओं को, इस उमरिया की धरती के हमारे जो खत्रीज बाप जी हैं, पूर्वज बाप जी हैं, उनको नमन करता हूं। मेरे से पहले आपने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी। हमारे बीच में गुरुजी ने आपको बहुत अच्छी बातें बताया, लोकेश जी परमार साहब ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे सरपंच साहब लोकेश जी ने भी आपको बहुत अच्छी बात बताई, हमारे एक भाई जो अमृत जी खेरवाड़ा ऋषभ देव की, उन्होंने भी आपको बहुत अच्छी बात बताई। तो आप लोग, बहुत सारे लोग आज पहली बार ये बातें सुन रहे होंगे, तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि हमारा विजन क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप सब लोगों के मन में, दिमाग में ये ख्याल आता होगा। तो उसी बात को लेकर के हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो विजन है, ये विजन बहुत बड़ा है और यहाँ पर बोलना, जो हमारे वक्ता बोल रहे हैं, वो बातें बहुत छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें। यानी ये बातें बोलना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी वो लोग जो इस मंच पर बोल रहे हैं, उन लोगों के दिल में समाज की पीड़ा है, दुख है, दर्द है, तब जाकर के वो समाज के लिए बोल रहे हैं। और ये बातें इतनी छोटी मोटी बातें नहीं है, इन बातों में इतना दम है कि ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं, उनके साथ आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। उसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से आपके बीच में रख के जाना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं, भूगोल के लोग, सामाजिक विज्ञान के लोग, मैं आपसे सवाल करता हूं, यहाँ पे कर्मचारी भी है, कि ये जमीन है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा किस आदमी ने बोला और कब बोला? यानी ऐसा सबसे पहले 1600 ईस्वी में गैलीलियो नामक व्यक्ति ने बोला कि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उस समय ईश्वरीय धर्म को मानने वाले लोग, उन लोगों ने कहा कि ये धर्म का अपमान है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगा सकती है। तो उन लोगों ने उसके खिलाफ 22 जून 1633 ईस्वी में उस व्यक्ति को नजरबंद करते हुए जेल के अंदर भेज दिया। तो उस व्यक्ति की 8 जनवरी 1642 ईस्वी में उसी में मृत्यु हो जाती, मौत हो जाती। और वो बात हमारे लोग, ईश्वरीय धर्म को मानने वाले लोग, उस सिद्धांत को सही कब मानते हैं, ये बात उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यानी कि 1642 ईस्वी में वो आदमी खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसके सिद्धांत को कब प्रूव किया जाता है, कब उस सिद्धांत को सही माना जाता है? यानी आपके उस सिद्धांत को 31 अक्टूबर 1992 में उस सिद्धांत को बोला जाता है, वो सही बोला गया था उसमें। तो यानी हम लोग जो अभी बात बोल रहे, हो सकता है हमारे लोगों को गलत बोल करके जेल में डाला जाता है, मारा जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे समाज के लिए सच्ची बातें और अच्छी बातें बोलना ज्यादा जरूरी है। और इस आधार पर हमारा जन जागरण होना चाहिए और हमारे प्रत्येक समाज के लोगों को, हमारे ये समाज की जाजम है, इस जाजम को मजबूत करने की जरूरत है। ये बात पूरे इलाके में घूम घूम करके हमारे लोग बोल रहे हैं। उसके लिए हमारे लोगों की व्यवस्था बन रही है। हमारे लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण होगा तो हमारा निर्देशन की व्यवस्था बनेगी। उसके लिए हमारे समाज को एक जाजम पर लाकर नियंत्रण करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये नियंत्रण की व्यवस्था जो होगी वो एकदम स्थापित नहीं हो सकती है, उसके लिए समय लगेगा, धीरे 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 होगा। और हम लोग कहते हैं कि आदिवासी कभी एक नहीं हो सकता, ऐसा लोग हमारे बोल रहे, तो हम लोग कहना चाहते हैं, अगर जो लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी कभी एक नहीं हो सकते, तो सबसे बड़े दुश्मन वो है जो लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी कभी एक नहीं हो सकते।
और हम लोग ये मानते पूरे इतिहास काल के अंदर पूरे तमाम आदिवासी एक में ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि 100 में से 30 आदमियों का एकीकरण करने की जरूरत है। 70 आदमी को छोड़ दीजिए। जिस दिन आप लोगों ने 100 में से 30 आदमियों का एकीकरण किया, उस दिन आप लोग पुनः इस देश के शासक बन सकते हैं, पुनः आप लोग हुक्मरान बन सकते हैं। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आदिवासी परिवार है वो बिन राजनीतिक है, बिन धार्मिक है, बिन संगठन है, बॉर्डरलेस है। उसी आधार पर हमारा ये विजन है, ये विचारधारा चल रही है। लेकिन हमारे ऊपर जो दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। हमारी अच्छी विचारधारा लगातार तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। ये बात हम लोग लगातार तरीके से जन जागरण के माध्यम से समझा रहे हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे जितनी विरासत में बाप दादाओं के द्वारा जो व्यवस्थाएं मिली हुई है, उन व्यवस्थाओं को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही बात हमारे पहले लोकेश जी माट साहब ने बताया। सभी बात यही बोल रहे कि हमारा पहनावा बचना चाहिए, हमारी मूल बोली बचनी चाहिए। इसी बात का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में किया हुआ है कि जो लोग हमारी मूल पहनावे को त्याग देंगे, हमारी मूल भाषा को त्याग देंगे, हमारी बोली को त्याग देंगे, तो वो आदिवासी नहीं होगा। तो हमारे कई लोग अच्छे हो पढ़े लिखे हो गए, अच्छे पदों पर चले गए, अच्छी नौकरी में चले गए, तो उन्हीं लोगों ने हमारा संस्कृति का हनन किया। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मूल व्यवस्था है उसको हम लोगों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो उसको लेकर के हम लोग कहना चाहते हैं कि जब से इस सृष्टि पर आदि मानव आया, तो आदि मानव आने के बाद में उस मानव के अंदर विवेक बुद्धि का जागरण हुआ, उसके अंदर दिमाग का जागरण हुआ। तो उस मानव के अंदर स्वयं के अंदर भाव पैदा हुआ, जिसको हम लोग स्वभाव के रूप में जानते हैं। यानी स्वयं के अंदर भाव पैदा हुआ, जिसको हम लोग स्वभाव के रूप में जानते हैं। तो स्वभाव ही ये दर्शाता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, वो उसके अंदर ही अपने आप भाव पैदा हुआ। तो उसको ये महसूस हुआ कि मुझे ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये कर्तव्य करना चाहिए, वो उसके अंदर भाव पैदा हुआ। तो स्वयं के अंदर भाव पैदा होने के बाद स्वभाव बना, और स्वभाव बनने के बाद में आपका परंपरा बनता है। यानी आपका परंपरा बनता है, और हम लोग सारी परंपराओं का निर्माण करता है मानव, और उसके बाद में परंपराएं बनती है, तो हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। यानी संस्कृति बनने के बाद में हमारा चरित्र का निर्माण होता है। तो ये जो चार बातें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है उस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। हमारा स्वभाव बिगड़ रहा है, हमारी परंपराएं बिगड़ रही है, हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, हमारा नेचर बिगड़ रहा है, चरित्र बिगड़ रहा है। वो क्या हो रहा है? यानी कि आज के समय में हमारे जो पुरखों की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं पर बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ। जो आपको गुरुजी बता रहे थे 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट में ये बोला हुआ है कि होन लोग, पारसी लोग, यूनानी लोग, यूरेशियन लोग इस देश पर आए। यानी 512 ईसा के बाद इस धरती पर धर्म को मानने वाले लोग आए, और उन लोगों ने हमारी यहाँ पे मूल उनकी व्यवस्थाओं को थोपा। हम लोग कहते हैं कि सिंध प्रांत से चल करके आने वाले लोग जिन्होंने उनकी व्यवस्था बनाई, उन लोगों ने वैदिक व्यवस्था का निर्माण किया, वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। उसके आधार पर हम लोगों को बोला गया कि मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण, भुजाओं से पैदा हुआ क्षत्रिय, नाभि से पैदा हुआ वैश्य, और पैरों से पैदा हुआ शूद्र। इस तरीके से बोल करके हमारे अलग अलग काम बांटे गए, और बांटने के बाद में हमारे लोगों पर लगातार तरीके से शोषण करते रहे। वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, उनकी पहचान करना चाहिए, उनकी जानकारी हमारे समाज के बीच में देनी चाहिए। उसी आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर देखा जाए तो बहुत सारी प्रमाणिक बातें हैं, वो बातें हमारे समाज के बीच में रखनी चाहिए। पर हम लोग अभी विशेषकर आपको ये बात बता के जाएंगे कि हम लोगों को पुनः किस दिशा में जाना है,
और क्या करना चाहिए, तब जाकर के आज हमारे बहन पूजा भील नामक जो लड़की है मावली के अंदर, उसको दरिंदे लोग, नकली फर्जी ढोंगी हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने बलात्कार करके, शोषण करके, 8 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। कितना दयनीय, कितना खतरनाक, घिनौना कुकृत्य हो रहा है देश में हमारे आदिवासी। उसी तरीके से इसी प्रकार के फर्जी नकली संगठनों के लोग सिवाई के अंदर कार्तिक बिल को तरपा तरपा के मार गिराते। क्या हो रहा है? इसी तरीके से आपका नीमच के अंदर कन्या भील को पिकअप के पीछे घसीट करके खुलेआम मार गिराता है। क्या हो रहा है? इसी तरीके से कैलाश भील आपका निम्बा हेड़ा, उसको भी दबंगों के द्वारा मार दिया जाता है। एक भाई खेती करने के लिए, बेल लेने के लिए बाबू भील नामक आदमी चित्तौड़ जाता है, उसको गोरक्षा के दलों के लोगों ने फिर मार गिराया। उतने लोगों के साथ में इतना बड़ा जबरदस्त घिनौनी हरकत कौन लोग कर रहे, उनकी हम लोगों को पहचान करनी चाहिए। तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई लोग बोल क्यों नहीं रहे? यानी इस देश पर शासक लोग, जो लोग सत्ता में, वो लोग बोल क्यों नहीं रहे? वो लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाते, और एक तरफ SC ST मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और वो लोग हमारी सुरक्षा के लिए कभी बोल क्यों नहीं रहे? वो सुरक्षा के लिए कभी नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो जो शासक लोग बने हुए, राजा बने हुए, वो इस धरती की बनाई हुई पार्टियों के लोग नहीं है, वो बाहर से बनाई हुई पार्टियों के लोग हैं। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि वो बाहर से आए हुए गोरे तो चले गए, लेकिन काले इस देश में हैं, और उन्हीं कालों के द्वारा हमारे लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि देश पर सबसे पहले पार्टी कब बनती है? 1885 में पहले, सबसे पहले पार्टी बनती है कांग्रेस नाम की पार्टी। वो पार्टी बनाने वाले कौन लोग थे? यानी 1885 के अंदर जो पार्टी बनती है, उस पार्टी को बनाने वाले कौन लोग थे? बाहर के लोग थे। तो उस पार्टी के अंदर जो नेता बनेगा, क्या आपका होगा क्या? यानी उस पार्टी के अंदर जो नेता बनेगा वो हमारा नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपकी जो दूसरी पार्टी बनती है, आप बीजेपी बोलते हैं, वो पार्टी कब बनती है? 6 अप्रैल 1980 को वो पार्टी बनती है। वो पार्टी बनाने वाले कौन लोग, उसकी भी हम लोगों को पहचान करनी चाहिए। यानी हम लोग ये कहना चाहते कि हमारे इलाके क्यों ये अनुसूचित क्षेत्र क्यों बोला जाता है? क्या मसला है जो इसको स्पेशल अधिकार, विशेषाधिकार क्यों मिले? उसको हम लोगों को पहचान करना चाहिए। हमारे को इस इलाके में विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स इसलिए मिले कि हम ट्राइबल हैं, यानी शेर के बराबर ताकत रखते हैं, इसलिए शेर को भी टाइगर बोला जाता है। उसी तरीके से हम लोगों को टाइगर बोला जाता है। यानी जो ये जंगल के इलाके है, इस इलाके के अंदर ट्राइबल रहता है, आदिवासी रहता है, और आदिवासियों के स्पेशल अधिकार है, इसलिए हमारा जो इलाका है वो नोटिफाइड किया गया, अधिसूचित किया गया, और इस इलाके को आपका TSP का प्लान बना करके बोला गया। यानी कोई लोग, पार्टी के लोग कहते, उनके अंदर अगर ताकत है, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने देश को आजाद कराया, तो उन लोगों को खुलेआम चुनौती है हमारी, या ये हमारे से डिबेट कर लीजिए और हम लोगों को बताइए कि किस देश को आजाद कराने वाले कौन है, वो हम लोग बताते हैं, और आदिवासियों पर शोषण कराने वाले लोग कौन है, वो हम लोग बताते हैं। क्योंकि हमारे आदिवासियों ने, हमारा जो ये शेड्यूल एरिया था, ये अनुसूचित इलाका है, ये पार्टी बनने से पहले, इनका राज आने से पहले शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1878 में हम लोगों ने लड़ झगड़ के हासिल कर लिया है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हमारा इलाका 5वीं अनुसूची में है, तो 5वीं अनुसूची का प्रावधान कब हो चुका है वो हम लोगों को समझना चाहिए। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1878, इसको देखिए, इसमें यह बोला गया शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आपका जो है, उसी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत हम लोगों को सारे प्रावधान 5वीं अनुसूची के मिले हुए। ये आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874
जो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के आगे जब आदिवासी समुदाय के लोग नहीं झुके तब थक हार कर 1878 में ब्रिटिश शासकों ने आदिवासी क्षेत्र में द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया और यहाँ पर अलग प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ कर दी और इस कानून को सिविल सामान्य इलाके से मुक्त कर दिया। जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान हुआ तो उससे पहले 1935 में बने भारत सरकार अधिनियम के अध्याय 5 के 10वें भाग को इसमें रखा गया और अनुच्छेद 244 में प्रावधान किया गया और 5वीं अनुसूची में डाला गया है। तो यानी कि हमारे लोग को 1878 में ही हमारे मूल प्रावधान क्या होना चाहिए, हमारी मूल व्यवस्था क्या होनी चाहिए, वो इससे पहले ही कर चुके थे। तो यानी कि हमारे लोग आजादी के लिए समाज को जागरण करने का काम कर रहे थे। जैसे जिस तरीके से हमारे लोकेश भाई बोल रहे, हम लोग बोल रहे, उसी तरीके से हमारे इलाके में कई महापुरुष थे पहले हमारे पुरखे, वो पुरखे लगातार तरीके से हमारे समाज के बीच में जागरण करने का काम कर रहे थे और हमारे समाज में लीडर पैदा करने का काम लगातार चल रहा था। तो उसको देख करके वो दूसरे लोग थे, उन लोगों ने देखा कि इस समुदाय को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, शिक्षा से रोका जाना चाहिए। उसके लिए इतिहास में नाना भाई खाट को देख लीजिए, क्या कर रहे थे वो, पढ़ाने का काम, शिक्षा देने का काम, समाज को जागरण करने का काम कर रहे थे। गोलियां चलवाई कि नहीं चलवाई। इसी तरीके से देख लीजिए गुरु गोविंद क्या कर रहे थे, वो भी समाज को जागृत करने का काम कर रहे थे। हमारा समाज नशे से दूर होना चाहिए, इस तरीके का भक्ति का आंदोलन चला रहे थे। तो उनके साथ में क्या किया गया, इस तरीके से पूरे इतिहास काल में जितने लोग हमारे समाज को जागरण करने का काम कर रहे थे, समाज को जागरण करने के काम करने वालों पर इतिहास में इस तरीके का लगातार इन लोगों के द्वारा आक्रमण हुए। तो अब भी यही हो रहा है। जब बहुत पहले देखिए आप लोग, जब हमारे लोगों पर ये कोई शासन स्थापित नहीं कर पा रहा था, हमारे लोगों पे कोई हरा नहीं पा रहा था, ऐसी परिस्थितियां बन रही थी, तो फिर अंग्रेज और रजवाड़े थे, उन्होंने भी 1800 ईस्वी के अंदर दोस्ती किया था, संधिकरण किया था। और 1800 में उन दोनों ने दोस्ती करने के बाद में हमारे बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले ये लोग हमारे लोगों को पालकियां उठवा रहे थे, वसूली करवा रहे थे, भेंट करवा रहे थे। और आपने देखा 1823 के बाद भूमि को नामांतरण उनके नाम से करवाने का काम कर रहे थे। यानी आज भी कई सारी जमीन है, वो रजवाड़ों ने हमारी जमीन को उनके कब्जे में और उनके नाम की कर दी। तो ये सारा खेल 1821 1823 के बाद में हुआ। तो ऐसा करके जब हमारी जमीन को हड़पने का काम चल रहा था, तो 1800 ईस्वी के बाद हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम कोई भेंट नहीं करेंगे, हम लोग कोई वगारी नहीं करेंगे। ऐसा करके उन्होंने पूरे इलाके में आंदोलन चालू किए और पूरे इलाके में उन्होंने ढोल बजाना चालू किया और पूरे इलाके के हमारे कबीलाई भाई, आदिवासी भाई इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर के उन लोगों को खदेड़ते हुए हमारी ये अभी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट मैंने बताया, उस तरीके से हमारी जमीन को सुरक्षित रखने का काम किया। तो अब वापस उसी तरीके का समय आया है। इसलिए हम लोग हमारे समाज को बताने के लिए घूम रहे हैं कि जो समय हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादाओं पर जो मुसीबत आई, उन लोगों ने तो ढोल बजा करके, तीर धनुष और गोफनों के माध्यम से खड़े होकर के ये जमीन को सुरक्षित करने का काम कर लिया। लेकिन हम लोग उन्हीं की संतान होने के नाते, भीलों की संतान होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि इस देश में जो लोग हमारे लोगों को मार रहे, हमारे लोगों पर शोषण कर रहे, हमारे लोगों पर दमन कर रहे, उनको रोकने के लिए हम लोगों को पूरे इलाके के अंदर एकजुट होना चाहिए और इस आंदोलन को पुनः तेज करना चाहिए। हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। ये बात हम लोग इस मौके पर यहाँ पर कहने के लिए आए, क्योंकि ये बात विशेषकर इस तरीके से और समझ सकते कि पहले इस तरीके के जो शासक लोग थे वो एक होकर के हमारे लोगों को हरा रहे थे। वैसा का वैसा राजनीति के अंदर भी दो पार्टियां हैं, वो पूरे इलाके के अंदर आदिवासियों को हराने के लिए वो भी दोस्तीकरण कर रहे, वो भी संधिकरण कर रहे। ये बात आप लोगों के सामने स्पष्ट प्रमाणित है।
क्योंकि जहां जहां पर आदिवासी जागृत हुआ, जहां जहां आदिवासियों का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व आगे आया, वहां वहां पर भी 2019-20 के चुनावों के अंदर वो आपके फलासिया में भी दोस्त हुए और मिलकर के सत्ता हथियाने का काम किया और आदिवासियों को पीछे धकेलने का काम किया। ऐसा डूंगरपुर के अंदर हुआ, आपके दुलेब के अंदर हुआ, ऐसा कैसा प्रतापगढ़ हुआ, और अभी थोड़े समय पहले मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे लोगों की जागरण की वजह से लोग एक हुए, वहां पर भी इस तरीके की हरकत हुई। तो ऐसा करके हमारे लोगों पर ये जो दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोगों को पुनः एक होना चाहिए। और एक बात बहुत स्पेशल तरीके से हम लोगों को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे लोगों से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, वो काफी समय से बोर हो रहे हैं। इसलिए मैं एक कहानी और सुना देता हूं आपको, ताकि थोड़ा अच्छा ठीक लगेगा। तो कहानी के माध्यम से हमारे समाज की समस्या, समाज की गंभीर बीमारी को आपके बीच में रख के जाना चाहता हूं कि एक तो एम था कि एक आदमी ने एक बहिरो आपने घेरमा होता था, राते एक शोर આવી જાય શોર, तभी शोर આવી ગયો તે આપણે આદમી થોડો पावे लाइन पर से थोड़ा रेस्ट में ज्यादा है। और नारी जो होती है वो सचेत होती है, जागरूक होती है, एकदम नींद भी नहीं आती, चिंता होती है। तो बस अभी शोर जहाँ पे आ गयो तो मैंने बेरी के एला एला उठो शोर आ गयो तो पेलो एला उभी रहो मैं रीसड़वा दे रही ओके मैं रीसड़वा दे रही एम करता करता भी शोर फरे वળી गयो, ठेठ कमाड़े आ गयो, नकोसो सो खोले पेलो के एला उठो उठो ये आ गयो एला उभी रहो ऐसे कोले रीसड़वा दे उभी रहो यात्राમાં भी फरे वળિયામાં કડબલામાં ડોબલામાં કઈ રૂપિયા તા રકમ હતો લઈને નેકલન ઉડી પડી ગયો। પેલે એક તેરી જાતની અજુની ઉઠ્યો, તેરી જાતની વિથારકો को લઈને ઉડી પડી ગયો, લઈને નાહી ગયો, ઉठ उठ के मत उठ। तो उस आदमी को गुस्सा आया और वो खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को ही पीट डाला। तो यही हालत हमारे समाज की भी है, यानी जो लोग हमारे समाज को लूट रहे, शोषण कर रहे और हमारे भाइयों को मार रहे, उन लोगों पर हम लोग गुस्सा निकालना नहीं सीखे। हम अपने अपनों से ही झगड़ रहे, अपने अपनों के साथ ही कर रहे। तो आज के बाद हम लोग जितने लोग सुनते हैं समझते उनको हम लोगों के अंदर हमारा जमीर जगाना होगा और अपने के ऊपर शोषण दमन नहीं करके जो लोग हमारे ऊपर लगातार कई वर्षों से शोषण कर रहे, दमन कर रहे, उनको जड़ से उखाड़ करके फेंक देने का हम लोगों को काम करना चाहिए। हमारे प्रत्येक सगा संबंधी, प्रत्येक रिश्तेदार, प्रत्येक यार दोस्त, सभी लोगों को मिलकर के बुलंद करना चाहिए पूरे इलाके से और पुनः हमारी इस व्यवस्था को मजबूत करनी चाहिए। ये इस कहानी के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं। तो जितने लोग हमारी बातों को सुनते उनसे हम लोग बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग इस पूरे इलाके को बचाने के लिए मजबूती से काम करिए। आपको किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, तब भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों से भिड़ने के लिए लगातार काम करते हैं, किसी से डरते नहीं है। लेकिन आप लोगों का भी साथ सहयोग होगा तब जाकर के हम लोग आपकी बात को बुलंद तरीके से रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मिलकर के हमारे समाज को, हमारी जितनी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को हम लोगों को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर एक दो बात और बता के जाना चाहते हैं कि आप लोगों को, जितने लोग हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं, इस चिंतन शिविर में आते हैं, उसके बाद ये तो संकल्प लेना ही है यानी जितने लोग ऐसे चिंतन शिविर में आते हैं उन लोगों को इतना तो संकल्प लेना ही है कि हमारे पुरखों की, हमारे बाप दादा की व्यवस्था है, उसी के आधार पर चलेंगे। यानी हमारा समुदाय सदियों से, हमारा वंश जो होना चाहिए, हमारा बीज जो होना चाहिए, वो पितृ सत्तात्मकता के आधार पर और मातृ सत्तात्मकता के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमारे समाज ने, हमारे समुदाय ने कई वर्षों से व्यवस्था बनाई। तो उसको लेकर के हम लोग बताना चाहते हैं कि अब पितृ सत्तात्मकता के आधार पर आगे बढ़े। उसके लिए हम लोग सफेद नेजा लगाते हैं, कोमड़ो करवे जाते, कपड़ो काढ़े नहीं काढ़े,
दादाजी काम लोग करवा जाते हैं कपड़ों काढ़ी कौन सा निकालते हैं सफेद, तो वो कपड़ा क्यों निकालते हैं? यानी हम लोग पितृ सत्तात्मकता के आधार पर हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमारा सफेद नेजा, हमारे बाप का नेजा घर घर तक हम लोगों को लगाना होगा। दूसरे के डंडे झंडों के नीचे हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ये बात हम लोग इस मौके पर कहना चाहते हैं। यानी हमारे मातृ सत्तात्मकता के आधार पर हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम लोग लाल नेजा हमारे को हर घर पर लगाना चाहिए। ये हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मूल व्यवस्था है उसको हम लोग कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, और दूसरों की जो पार्टियों के हैं, संगठनों के हैं, कई अलग अलग जो बातें उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर हमारे समुदाय के भाइयों में एक दूसरे की कई प्रकार की अलग अलग आस्थाओं में रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम लोग हमारी आस्था सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार की आस्था को मानते, लेकिन सबसे पहले हम आदिवासी हैं और आदिवासियत के आधार पर आप लोगों को जन जागरण की मुहिम का हिस्सा बनना होगा। बहुत सारे लोग चर्च में जाते, बहुत सारे लोग और दूसरे धर्म को मानते और अलग अलग भक्ति शक्ति के आधार पर बैठे हुए, तो जितने भी अपनी आस्थाओं को मानते हैं हम लोग विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मूल व्यवस्था है हमारे पुरखे हमारे बाप दादाओं की, हम लोग सबसे पहले आदिवासी हैं और आदिवासी है बिलवंश में हम लोग पैदा हुए, तो हमारी उसी संस्कृति को हम लोगों को जिंदा रखना होगा। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। और साथ ही बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को जितने संगठन है, जितनी भक्तियां हैं, उसका भी हम लोगों को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन नैसर्गिक जीवन शैली क्या होनी चाहिए, सही रास्ता क्या होना चाहिए, ये बात हम लोग बताना चाहते हैं। यानी हम लोग किसी का भी विरोधी नहीं है, हम किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। हमारा सिर्फ कोई विरोध में है तो केवल विचार विरोधी है। विचार इसलिए विरोधी है कि हम लोग सच्चे मार्ग पर चल रहे, अच्छी बातें बता रहे और हमारे समाज को शिक्षित करने का काम कर रहे। हम लोग कहते तो हैं कि अरे हार हमारे तो शिक्षा में आईएएस बनने चाहिए, कलेक्टर बनने चाहिए, अध्यापक बनने चाहिए, लेकिन हम लोग ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को अधिकतम प्रयास करना चाहिए और ये लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि मुझे आईएएस बनना, आरएस बनना, एसपी बनना है, ये हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम उनकी व्यवस्थाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन लोगों ने हमारे लोगों के आदिवासियों को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा हुआ है, उससे भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर चुके। हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे शिक्षा अच्छी मिलेगी, उस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि एक तरफ शिक्षा को इतना खत्म किया गया है और दोहरी शिक्षा नीति चला रहे हैं। जो उच्च घराने के लोग हैं या बच्चे हैं वो तो आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, और आपके ऐसे हमारे कमजोर लोग हैं मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो सरकारी स्कूलों के हालात क्या बना रखे हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि स्कूल के अंदर अध्यापकों की बहुत कमी है, और साथ साथ में जो अध्यापक लगे हुए हैं वो कोई पोशाक बनाने में है, कोई खाना बनाने में बिजी है, कोई आपका दूध पिलाने में बिजी है, तो कोई आदमी आपकी जनगणना में, पशुगणना में बिजी है। इस तरीके के हालात शिक्षा व्यवस्था में कर रखे हैं। यानी आप लोग देखिए 1990 के दशक में शिक्षण व्यवस्था कितनी मजबूत हुआ करती थी। उस समय आदमी पहली दूसरी पढ़ा लिखा आदमी 15 के 25 के आपके 1.5 के 2.5 के 7.5 के 9.5 के पहाड़े किस अंदाज में बोला करता था। आज के बच्चे को खड़ा करके 9वीं के बच्चे को, 11वीं के बच्चे को पाठ पढ़ाने के लिए खड़ा करिए, पाठ नहीं पढ़ सकता। ऐसे हालात बने हुए, तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे उस मुकाम पर, यह हम लोगों को सोचने का विषय है। इस पर भी हम लोगों को काम करना चाहिए। और साथ साथ में हम लोग बताना चाहते हैं कि जितने लोग हमारे समाज का शुद्धिकरण करना चाहते, जागरण करना चाहते, तो अधिकतम समय हम लोगों को हमारे जो लोग बात रखते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए हम लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए।
यानी हमारे भक्ति के आंदोलन जो हुए थे उस समय, उन्होंने कितना कठिन तपस्या किया था, रातों रात की भक्तियां करी थी, हमारी समाज की अच्छी बातों को ग्रहण करने का काम किया था। और हम लोग मीटिंग कर रहे 5 घंटे 6 घंटे बैठ नहीं पा रहे, धैर्य नहीं रख पा रहे, क्या हालत है। हमारे पुरखे हमारे पूर्वज बोल के गए थे, उन्होंने बोला ध्यान रखो, ज्ञान हासिल करो, धैर्य रखो, कठिन परिश्रम करो, बोला था नहीं बोला। तो हम लोगों को उसी आधार पर काम करना चाहिए। हमारी समाज की जितनी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को सब बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को मजबूत करनी होगी। और जितनी व्यवस्था आज के समय में खत्म हो रही है, उसके लिए हम लोगों को सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। और इस मौके पर हम लोग कहना चाहते हैं कि आज के बाद हमारे जितने युवा भाई हैं, सभी युवा भाइयों को हमारे बुजुर्गों के साथ में मान मर्यादा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ये जो जितनी बातें हम लोग बोल रहे, वो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके काका बाबा कुटुंब परिवार के लोग होंगे, उनसे ही आपको सीखने को मिलेगी। यानी कि हमारे समाज में आज के समय में जो मान मर्यादा की बात है, वो खत्म हो रही है। पहले का समय देखिए, उस समय में आपका बेटा कितना भी अधिक दारू या दारू पीता होगा, लेकिन वो पिताजी के सामने कभी दारू नहीं पीता था। कोई बहुत ज्यादा बीड़ी पीने का आदी होगा, तो वो आदमी भी कभी अपने पिताजी के सामने, कभी अपने काका बाबा या बड़ों के सामने कभी बीड़ी नहीं पीता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, इसको हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है वो ठीक गलत तरीके से हो रही है, वो ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे समाज को नियंत्रण में लाना जरूरी है। और नियंत्रण के बाद अधिकतम हमारे निर्देशन करता बने, मार्गदर्शन करता बने, ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। हमारे समाज के जागरण के लिए अधिकतम काम हमारे अच्छे जो कर्मचारी हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो समाज के लिए अधिकतम अच्छी शिक्षा देने का काम करना चाहिए। क्योंकि आपका विद्यालय में जो पोस्टिंग है, वो तो आपका एक तरह से पेशा है, यानी धंधा है, उसके माध्यम से आपको पैसा मिलता है। लेकिन आपके शिक्षक होने के नाते यह भी दायित्व होना चाहिए कि हम लोग समाज को सही दिशा में अच्छी शिक्षा दें, यह भी आपका दायित्व बनना चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए। यानी हमारे समाज के जो कर्मचारी हैं, वो समाज के लिए मार्गदर्शन करता बनने चाहिए, समाज के निर्देशन करता बनने चाहिए। उन्हीं के आधार पर समाज का लगातार तरीके से जागरण होना चाहिए। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, हम लोग हमारे से जितना हो रहा है, आधी रात को भी हम लोगों को बोलते हैं, आप लोग कभी रात की 2 बजे 3 बजे मुझे फोन लगाइए, टेस्ट करिए, कभी 1 से दूसरी घंटे में ही फोन उठाता हूं। इतना अलर्ट मोड पर रहते हैं हम लोग हमारे समाज के लिए। तो हम लोगों को पूरी तरीके से ये काम करना होगा कि समाज के लिए हम लोगों को जितना ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में इस सबसे अधिकतम अच्छा काम करके हम लोगों को जाना चाहिए। क्योंकि पुनर्जन्म का कोई सिस्टम नहीं है। जो ये जन्म मिला है हम लोगों को, इस धरती पर हम लोग आए, तो इसी जन्म के अंदर किसी ने नहीं देखा कि वापस हम लोग इस धरती पे आएंगे। इसी जन्म के अंदर हम लोगों को अच्छे से अच्छा काम करके जाना चाहिए। जितना हो सकता है उतना हम लोग अच्छा काम करेंगे, तो जा करके हमारे पीढ़ी, हमारे समाज की सुरक्षा हो सकती है। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे से पहले गुरुजी ने यहाँ बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बोला कि ये हमारे समाज की अंतिम पीढ़ी है, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई हमारा समुदाय लड़ रहा है। और ये संकट पूरे देश भर में आया है। पूरे देश भर के आदिवासी आज की तारीख में एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, और वो भी किससे, हमारी जो परंपरागत पुरखों की बाप दादाओं का एक उद्बोधन शब्द था, जोहार के नाम से। यानी हमारा मूल उद्बोधन, हमारा मूल बोली शब्द था, वो कहीं ना कहीं बीच में घेरों ने उसको डैमेज करने का काम किया या उसको रोकने का काम किया। क्योंकि उन लोगों को पता था कि इनका जो मूल उद्बोधन है, ये जिंदा रहा तो एकजुट हो जाएंगे ये। तो वही वापस एकजुट हो रहे हमारे समाज के लोग, क्योंकि जोहार बहुत सदियों से, बहुत पहले से बोलते हुए आ रहे हैं। यानी सबसे अधिकतम प्राचीन शब्द है ये। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत प्राचीन शब्द है।
जब हमारे सबसे पहले मानव का मिलना प्रारंभ हुआ था, एक दूसरे से मिले थे, तब से ये जोहार शब्द हमारा लगातार तरीके से चला आ रहा था, तो वो वापस पुनर्जीवित हमारे लोगों ने कर दिया है। और इस जोहार के नाम से इतना बड़ा भूचाल आया है कि पूरे देश के आदिवासी आज वापस एक समाज की जाजम पर बैठने लग गया है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारा जो समाज होगा, हमारा जो समुदाय होगा, वो वापस पुनः एकजुट हो जाएगा और वापस हम लोग शासक बनेंगे। क्योंकि हम लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इतिहास के लोग, क्योंकि हमारे लोग, हमारे बाप दादा इस धरती के राजा थे। यानी हम लोग 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक यहाँ के राजा थे, और उदयपुर तो हम लोग 16वीं शताब्दी तक राजा थे। आपने देखा उदा कराड़ी का राज 16वीं शताब्दी तक था, लेकिन उसके बाद में हमारे लोग 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में वीर बने, महापुरुष, लड़ाकू लोग बने थे। आक्रमण जितने हो रहे थे उसकी लड़ाइयां हमारे लोग खा रहे थे, गोलियां हम लोग झेल रहे थे। वो उदाहरण आप लोग देख सकते हो बिलराणा पुंजा का। बिलराणा पुंजा को भी आज यही कमल कांग्रेस के लोग मिलकर के षड्यंत्र के तहत आदिवासियों का इतिहास खत्म होना चाहिए, उसके लिए वो लोग उसको राजपूत बनाने पर तुले हुए, उनको वो लोग राजपूत बनाने पे तुले हुए। लेकिन इतिहास के साथ में फेरबदल और छेड़खानी नहीं की जा सकती है, ये प्रमाण है। क्योंकि पूजा का नाम आप लोग देख सकते हैं, जितने भी राजपूत हैं उनके नाम के पीछे सिंह मिलता है, और हमारे पुरखों का नाम प्रमाण, और ये प्रमाणित होता है कि हमारे पुरखे जितने थे उनका नामकरण कुछ इसी प्रकार से था कि अपने पूर्वजों क्या भी नाम जो तो किम अरे पुंजो, गुंजो, दिच्चो, होमलो, बज्जो, ऐसा मिलता कि नहीं मिलता? थावरो, सब ऐसी तरीके से नाम मिलता है। तो ये तो केवल नाम से ही हमारे लोगों की पहचान होती है, प्रमाणित बात बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारे लोग आज की तारीख में भी हमारे घरों में ऐसे लोग रहते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है बताना, तो वो नाम तो बता देगा कि मेरा यह नाम है, मेरा मन्नालाल नाम है ऐसा। तो फिर पूछेंगे भाई तेरे सबूत क्या बताना, तो कोई ऐसा भी, आज भी कोई परिवार ऐसा मिलता है कि उसके पास उसका आइडेंटिफिकेशन का, उसका पहचान का कोई सबूत नहीं है। ऐसा भी आज की तारीख में हमारे समुदाय के अंदर लोग मिल सकते हैं। किसी के किसी परिवार के ऐसे भी कोई राशन कार्ड नहीं बना, कोई आपका वोटर आईडी नहीं बना, ऐसे भी परिवार आज के समय में मिलते। तो क्या इतने वर्षों पहले कोई आइडेंटिफिकेशन का, कोई पहचान का सबूत होगा? लेकिन हमारी जो बातें हैं वो सच है, और सच को कोई हरा नहीं सकता, ये साबित होके रहेगा। लेकिन हम लोगों को अच्छे तरीके से हमारे समाज के बीच में रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को लगातार तरीके से, निरंतर तरीके से, अभी हमारे गुरुजी ने एक बात बोला था कि शराब के लिए हम लोग छुड़वाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं अंग्रेजी शराब को हर हाल में छोड़ना होगा, हर हाल में छोड़ना होगा। इसलिए छोड़ना होगा कि इसको हम लोग नहीं छोड़ते हैं तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। यानी ये जहर पिलाया जा रहा है अनुसूचित क्षेत्र में, और इस जहर के तहत हमारे लोगों को शारीरिक रूप से, मस्तिष्क रूप से कमजोर करने का उनका षड्यंत्र है। ये यहाँ जो शराब भेजी जा रही है वो बहुत ज्यादा मिलावटी है, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल डाला हुआ है, और जहर डाल करके हमारे लोगों के बीच पहुंचाई जा रही है। इसलिए हम लोग मजबूरी में ये बोल रहे हैं कि हर हाल में आपको अंग्रेजी शराब छोड़ना होगा। आप लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, थकान उतारना ही चाहते हो, तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे पूर्वजों का जो धार चढ़ाने का पुरखों को है, वो देसी मोहने का आप एक कोट पी करके सो जाइए, 2 बैग चौक पी के सो जाइए, लेकिन अंग्रेजी शराब को आपको हाथ नहीं लगाना है। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज को हम लोग बचाना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं। और भक्ति और शक्ति के लोग जितने भक्ति में बटे हुए, उनसे हम लोग कहना चाहते हैं कि आपके पूरे तमाम इलाके के लोग सत्संग का रखिए कार्यक्रम, और उसमें हम लोग ये बताने के लिए तैयार हैं कि आपकी भक्ति सबसे पहले इस धरती पर कब आई, कौन सी भक्ति किस दिशा के लिए बनी, वो बात भी हम लोग पूछेंगे। लेकिन पहले आपसे सवाल हम लोग खड़े करेंगे, उसके बाद हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। तो सत्संग का कार्यक्रम अधिकतम
करिए। सत्संग के माध्यम से पुनः ये भक्ति का आंदोलन खड़ा होना चाहिए और जिस तरीके से गुरु गोविंद और माँ जी महाराज ने जो अभियान चलाया उसी तरीके का इस धरती से उलगुलान होना चाहिए और पुनः हमारे आदिवासी बिलवंशों को, आम लोगों को आजादी दिलाने के लिए काम करना चाहिए। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। यानी जितना हमारे समाज के लिए हम लोग काम करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा। यानी हमारे जो काम है उन कामों से हटकर ये दूसरे काम हमारे समाज के जागरण के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग विरोध जो कर रहे उनसे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इसलिए फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी तरीके से पहले महाजी महाराज का सोपड़ा आपने देखा होगा, उसमें महाजी महाराज बोल रहे थे कि सूर्य आना वाला समय में के डोरिया डोरिया दीवा लागे, आना वाला समय में वायरे बात था, डोरिया डोरिया दीवा लगा कि नहीं लगा, वायरे बात थी, बलदान बाहर उतरे पड़िए पानी वैसा ही बोतलों में पानी आएगा, आकाश में वाट पड़ जाए, आकाश में वाट पड़ी क्यों पड़ी, बना जुग में कालिया थारे राज पासो आवे, ऐसा माजी महाराज के सोपड़े में लिखा गया और बोला गया। तो उस समय भगत के लोग उस समय भी बोल रहे थे कि अरे माजी ते गांडो बोला है मारा भाई, माजी ते गांडो बोला है बारा भाई। तो अभी आदिवासी जो परिवार जनजागरण कर रहा है उसके लिए भी लोग बोल रहे हैं कि ये पागल हो गए, गांडे हो गए हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं वो ये प्रकृति की हवा चली है और इस प्रकृति के तूफान के अंदर जो बातें होगी वो सच साबित होगी और एक दिन पुनः हम लोग शासक बनने वाले, पुनः हम लोग राजा बनने वाले। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का सपना था। ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका जिस तरीके से राजपूताना के नाम से राजस्थान बना है, उसी तर्ज पर गुज्जरों के नाम से गुजरात बना है, मराठों के नाम से महाराष्ट्र बना है, बिहारियों के नाम से बिहार बना है। उसी तर्ज पर ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और हमारी भाषा या हमारी संस्कृति के आधार पर अलग राज्य हमारा अलग से बिल प्रदेश के लिए जो मांग चल रही है वो बिल प्रदेश हमारा स्थापित होगा और बिल प्रदेश हमारा बन के रहेगा। इसलिए आप लोगों को अधिकतम काम करना चाहिए। और साथ ही हम लोग बताना चाहते कि आप लोगों को बोलते कि अरे यार सरपंच बनना है, वार्ड पंच बनना है, अरे एमएलए बनना है। अरे हम लोग उनको ये कहना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में पूरे तमाम इलाके के बिलवंश इकट्ठा हो जाने वाला है और तमाम इलाके का बिलवंश इकट्ठा जिस दिन हो गया उस दिन आदिवासी अलग स्टेट अलग राज्य का आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो हम लोग आने वाले समय में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को जितने लोग काम कर रहे हैं उनको अनुशासन में रहना होगा, पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और जितने युवा भाई हैं उन युवा भाइयों से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में बाइक राइडिंग कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, बाइक राइडिंग करके मर रहे हो, इससे बढ़िया आइए और समाज के जन जागरण का काम करिए और अच्छे से अच्छा जिस दिन बोलना सीखोगे, अच्छी से अच्छी बातें रखना सीखोगे तो कम से कम ये दूसरे लोग आपको नक्सलवादी बोल करके या ऐसा बोल करके कोई हरकत करेंगे। और हो सकता है आने वाले समय में समाज के जागरण के लिए आप लोग मरते हो तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपकी मूर्तियां बनेगी। इसलिए समाज के लिए शहीद और बलिदान होने की ताकत हम लोगों को पैदा करनी चाहिए। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो साथ ही हम लोग ये बात भी बता के जाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप लोग जब भी जरूरत पड़ती है तो आप लोग लगातार तरीके से छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग के माध्यम से जितनी अधिकतम जानकारी हमारे पॉकेट मीटिंग में मिलेगी उतनी थोड़ी बड़ी सभा करेंगे तो उसमें नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग अधिकतम पॉकेट मीटिंग का कार्यक्रम करिए, प्रशिक्षण का कार्यक्रम करिए। हम लोग आपको ब्लैक बोर्ड पर व्यवस्थित तरीके से सारी बातें सिखाने का काम करते हैं। हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम में जो भाई आए उन्होंने देखा होगा, समझा होगा कि बहुत सारी बातें काम किस तरीके से करना है, हमारे समाज को नियंत्रण में कैसे लाना है, समाज को निर्देशन की व्यवस्था में कैसे लाना है, वो सारी बातें हम लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उस आधार पर हम लोगों को काम करना चाहिए। और साथ ही मैं एक बात कह के जाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो गांव है हमारा, उस गांव का जो हमारा विलेज कोर कमेटी बनता है उस विलेज कोर कमेटी का ही नियंत्रण और निर्देशन होना चाहिए। यानी यहाँ जो संचालन करेगा वो भी यही का आदमी होगा, इसी विलेज कोर कमेटी का होगा।
आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बात को समझना है। व्यवस्था का कभी आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। आप सिस्टम में बने हुए, उस सिस्टम के साथ में आपको चलना ज्यादा जरूरी होगा। आप लोगों की राय के आधार पर काम होना चाहिए। उसी तरीके से ब्लॉक पर जो काम हो रहा है उसमें भी ब्लॉक का भी सिस्टम बना हुआ है, बीसीसी बना हुआ, ब्लॉक कोर कमेटी बनी हुई है। उसके अधिकतम निर्णय के आधार पर हमारा जो काम होता है उसी तरीके से हम लोगों को काम करना है। किसी भी तरीके से किसी बात का उल्लंघन नहीं करना है। कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को समझना है। अपन आने वाले समय में 16 तारीख को कर रहे हैं ना, 15 को या 16 शनिवार को कर रहे हैं। हम आने वाले समय में प्रशिक्षण का कार्यक्रम गोरण में शनिवार को बात हुई थी ना, शनिवार को शाम को 10 बजे बाद उसमें अपने में से 5 या 7 लड़कों को हम लोग सेलेक्ट करके बुलाएंगे, उनको आना है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा दूसरे आदमी भी बोलना चाहिए, दूसरे आदमी भी जानकार बनना चाहिए, क्योंकि हम भारत के संविधान की अच्छी जानकारी रखते हैं। संवैधानिक आधार पर भी बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, संवैधानिक आधार पर भी बहुत अच्छी बातें रख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे समाज के हर आदमी को अच्छा जानकार बनना है और समाज के लिए निरंतर तरीके से काम करना है। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और साथ साथ में जो लोग आपको डरा रहे, आपको इकट्ठा नहीं होने देते या ऐसी हरकतें करते हैं, उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं। वैसे मेरे वीडियो बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छे प्यार से, लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि जो सरपंच बने, एमएलए बने, किसी प्रशासनिक पोस्ट पे बड़े लेवल पर है, उनको हमारे ये संदेश है कि हमारे भाइयों को डराने की कोशिश नहीं करें, आप उनको परेशान करने की कोशिश नहीं करें। आने वाले समय में यही वक्त खड़ा होने वाला है। और आप लोग जो बोलते हो भारत की विधि, भारत का कानून, उसकी जो सौगंध खा रहे हो उसकी भी हम लोग रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं। बहुत जनों की सबूत है हम लोगों के पास में। आप उस समय जब भी नेता बने हो तब वहां जाकर के सौगंध खा रहे हो कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, विधिक द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। वही आपने देश की विधि, भारत का कानून, भारत का संविधान का उल्लंघन कर दिया है। और हम लोग आने वाले समय में आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके कोर्ट में घसीटने वाले, इससे आप लोग को डरने, देशद्रोह का मुकदमा करके कोर्ट में घसीटने वाले, इससे आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से बेखौफ होकर निडरता से आप लोगों को काम करना होगा। जब जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है तो हम लोग सीना ठोक के खड़े। आज के समय में मैं अकेला नहीं हूँ। हम लोग पहले अकेले अकेले घूमते थे, आज के समय में आपका जाडोल के कई भाई, पलासिया के कई भाई, कोटड़ा के कई भाई इसी तरीके का जन जागरण कर रहे और इसी तरीके का भूचाल आ रहा है। इसलिए आने वाले समय में ऐसे नालायकों को हम लोग जड़ से उतार के फेंक देने वाले। इसलिए आप लोगों को संकल्प हो के अच्छा से अच्छा काम करना है। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और मैं साथ ही समझता हूँ कि आप लोगों ने काफी देर से हम लोगों को सुन रहे हो, थक भी गए होंगे, तो और भी बहुत ज्यादा अधिक बातें नहीं कहते हुए आप लोगों से एक निवेदन, अपील और करके जाना चाहता हूँ कि जितनी बात यहाँ पर हुई है उसी बात को हमारे समाज के बीच में रखेंगे, हमारे समाज के प्रत्येक सगा संबंधी तक रखेंगे, प्रत्येक रिश्तेदार तक रखेंगे। और ये जो बैठक हुई है इसी तरीके की बैठक हम हमारे इलाके में भी कराएंगे। ये आपको संकल्प लेकर के जाना होगा। आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुना, ध्यानपूर्वक तरीके से सुना, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।